Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ या मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस भी इसको कहा जाता है। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हमारी जर्नल हमारे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी जर्नल इश्यूज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन है डिवोर्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। सोसाइटी में इसको लेकर बहुत सी गलतुल आम चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। तलाक क्या है, कैसे दी जाए, कौन सी तलाक वैलिड है, कौन सी वैलिड नहीं। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पर कुछ ऐसे नए फैक्ट्स को भी मैं आपके सामने रखूँगा जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, गलतुल आम भी हैं और गुनाह भी है उनका, शरीयत में भी उनकी वैलिडिटी नहीं है। बट एक ज़ुबान ज़दाम से वो चलता गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता नस्ल दर नस्ल जो है वो हमारे माशरे में ट्विस्ट कर गया, हमारे माशरे में एग्जिस्ट हो गया। यहाँ पर अब उसको समटाइम ऐसा होता है, कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं कि जो एक बहुत अरसे से किसी सोसाइटी में रहे, चाहे वो झूठ ही हो, बल्कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक फैक्ट है कि अगर इंसान एक ही झूठ को 5 साल मुसलसल बोलता रहे तो वो अपने आप में उस झूठ को सच समझ लेता है। यही कुछ ऐसे हकायक, इसी तरह से कुछ ऐसे हकायक हैं जो हमारे माशरे ज़माने, हमारे माशरे, हमारी सोसाइटी में रहे और आज हम उनको सच समझ रहे हैं, आज हम उनको शरीयत का हिस्सा समझ रहे हैं। तो इस डिवोर्स के टॉपिक में मैं ना सिर्फ तलाक की इकसाम बताऊंगा कि इसकी कितनी इकसाम है, बल्कि एक हलाला जो बहुत ही ज़्यादा काबिल बहस मौजू है, बहुत ही ज़्यादा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस की जाती है कि हलाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किन सूरतों में हलाला होता है, किन सूरतों में हलाला नहीं होता। इस चीज़ को भी आज हम डिस्कस करेंगे। और इद्दत, औरत की इद्दत इन केस ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड या इन केस ऑफ डिवोर्स, उसकी इद्दत क्या होगी, कितनी इद्दत होगी, किस तरह की इद्दत उसको गुजारनी होगी और कहाँ उसको इद्दत गुजारनी होगी, और हलाला किस तलाक के बाद होगा और किस तलाक के बाद हलाला नहीं होगा, और वो कौन सी तलाक है जो दिए जाने पर भी तलाक तसव्वुर नहीं होती, और वो कौन सी तलाक है जिसको अगर एक बार दे दिया जाए या अगर वो तलाक एक दफ़ा हो जाए तो फिर हलाले की सूरत में या किसी भी सूरत में वो मर्द और औरत आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक डिवोर्स एंड इट्स काइंड। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बराम में अपने लेक्चर की फीस बताता चलो। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नोट्स हैं वो मैं किसी एक क्वेश्चन या एक सब्जेक्ट के नहीं होते, उसके अंदर पूरा थॉरली एक सिलेबस होता है। लाइक पार्ट फर्स्ट के अंदर 7 बुक्स हैं लॉ की, पार्ट सेकंड में पार्ट फर्स्ट में 6 हैं, पार्ट सेकंड में 7, पार्ट थर्ड में भी जो है 7 है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की पार्ट फर्स्ट में भी 7 बुक्स हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस है। बहरहाल वो एक पैटर्न के अंदर जितनी बुक्स होती हैं, उनके अंदर जितने टॉपिक्स हैं, जितनी उनकी जो है वो शॉर्ट बुक्स हैं, सब बुक्स आप उनको कह सकते हो, या जितने उनके पार्ट्स हैं, वो तमाम मेरे एक जो थ्योरली मैंने एक जो सेट बनाया हुआ है तो उसके पूरे नोट्स होंगे। लाइक अगर इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो मुस्लिम फैमिली लॉ के अंदर जो बाकी बुक्स हैं पार्ट सेकंड के, जो बाकी 6 बुक्स हैं, उनके नोट्स भी होंगे। तो इसलिए वो सभी नोट्स होते हैं, किसी एक टॉपिक या एक क्वेश्चन के नोट्स नहीं होते। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर डिवोर्स एंड इट्स काइंड। सबसे पहले डिवोर्स, सेपरेशन ऑफ मैरिज। एक मर्द और औरत जिनकी शादी है, जिनकी शादी हुई है, उनके दरमियान में इख्तलाफात की वजह से इस्लाम एक ऐसा रास्ता फराहम करता है। ये बात आपके काबिल ज़िक्र यहाँ पर बताता चलूँ कि डिवोर्स के अंदर जो औरत के पास राइट है तलाक का, ये वाहिद इस्लाम के अंदर ही मिला गया है। अब फर्दर जो मॉडर्न लॉज हैं वहाँ पर कोर्ट के ज़रिए, जो कोर्ट डिसीजन सेपरेशन ऑफ मैरिज जो है, उसके ज़रिए बाकी अक़वाम के अंदर भी ये इख्तियार औरत को दिया गया है। बट मज़ाहब की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ ये इस्लाम वाहिद मज़हब है जहाँ पर औरत को ख़ुद से तलाक लेने का या औरत को ख़ुद से तलाक देने का
जिसको हम खुला कहते हैं अपनी शरई ज़ुबान में, अपनी रिलीजियस लैंग्वेज के अंदर, तो ये इख्तियार सिर्फ इस्लाम ने ही औरत को दिया है। इससे पहले किसी मज़हब के अंदर औरत के पास ये इख्तियार नहीं था। हाँ, अब मॉडर्न वर्ड्स के अंदर कोर्ट के थ्रू भी औरत डिवोर्स ले सकती है, चाहे वो किसी भी मज़हब से या किसी भी मज़हब की फॉलोवर हो या पैरोकार हो। दो लोग, मर्द और औरत, जिनकी आपस में शादी हुई है अपने मज़हब के मुताबिक, वो अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक दूसरे के साथ ना रहना चाहें तो इस्लाम और बाकी अक़वाम के अंदर भी, बाकी मज़ाहब के अंदर भी अब मॉडर्न लॉज के अंदर मर्द और औरत को अलग होने की परमिशन है। वो किसी और से शादी कर सकते हैं, किसी और से निकाह कर सकते हैं, किसी और से मैरिज कर सकते हैं और अपनी उस बीवी को जो मौजूदा है उसको तलाक देकर छोड़ सकते हैं, उसको तलाक देकर उससे अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। डेट इज़ कॉल्ड डिवोर्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, टर्मिनेशन ऑफ मैरिज और मैरिटल यूनियन, एंड इट इज़ द वे ऑफ कैंसलिंग ऑफ लीगल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैरिज अंडर द इस्लामिक लॉ। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर मर्द और औरत दोनों जो अपनी कानूनी शरई जिम्मेदारियाँ हैं एक दूसरे के लिए, जो उनकी बाइंडिंग है, जिनको हम कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं। मर्द की औरत के लिए जिम्मेदारियाँ, औरत की मर्द के लिए जिम्मेदारियाँ, औरत के मर्द के ऊपर हकूक़, मर्द के औरत के ऊपर हकूक़, इन तमाम से दोनों बरी जमा हो जाते हैं और तलाक के बाद वो कोई भी ऐसी ड्यूटी, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा राइट परफॉर्म करने के, ओबे करने के पाबंद नहीं रहते। मूड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मैरिज, यहाँ पर मैंने मूड्स ऑफ डिवोर्स लिखा हुआ है, आप यहाँ पर मूड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मैरिज भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। मूड्स ऑफ डिवोर्स भी लिख दे तो वो भी। मूड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या मूड्स ऑफ डिवोर्स, शादी ख़त्म होने के, निकाह ख़त्म होने के, मर्द और औरत की अलहदगी के कितने मूड्स हैं और कौन कौन से। फर्स्ट, डेथ ऑफ एनी स्पोर्स, दोनों में से, मर्द और औरत में से किसी की डेथ हो जाए, मौत वाक़या हो जाए। सेकंड, डिवोर्स, मर्द और औरत दोनों चाहें तो एक दूसरे को डिवोर्स दे सकते हैं। डिवोर्स की फर्दर बहुत सी एग्जाम में आगे चल के डिस्कस करते हैं। खुला, औरत डिवोर्स, मर्द तलाक दे सकता है औरत को, खुला औरत तलाक ले सकती है मर्द से। एनलमेंट ऑफ इर्रेगुलर मैरिज, जो इर्रेगुलर मैरिज हैं वो भी मैरिज कंसिडर नहीं होंगी, इनके दौरान इद्दत किया गया निकाह, या औरत जो है, लड़की अभी 18 साल से कम है अकॉर्डिंग पाकिस्तानी लॉ, या जो बच्चा है, लड़का है, उसकी एज कम है, या किसी विदाउट सेंट। यहाँ पर इर्रेगुलर मैरिज में एक और चीज़ भी मैं एडिशन करता चलूँ कि अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि जी औरत का निकाह सिर्फ वली की इजाज़त से होगा, जो कि सरासर गलत है। अगर औरत के पास निकाह का फॉर्म आया, जैसे जनरली आजकल हमारे सोसाइटीज़ में होता है, और औरत की पीछे खड़ी उसकी माँ, उसकी बहन, उसके बाप या भाई ने किसी ने कंसेंट दे दी, तो वो कंसेंट उस औरत की नहीं कहलाएगी। जो औरत से पूछा जाता है कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ इतने हक में आपको कबूल है, तो ये खालिस्तन औरत के अल्फाज होने चाहिए कि हाँ मुझे कबूल है। अगर औरत इसको एडमिट नहीं करती, कंसिडर नहीं करती, तो वो निकाह नहीं होगा, इर्रेगुलर मैरिज कहलाएगी। और अगर औरत की बिहाफ के ऊपर उसकी वालदा ने ये गवाही दे दी, अल्फाजों का चुनाव ठीक ना हुआ, देन भी उसकी वालदा निकाह में चली जाएगी। औरत जिसके लिए निकाह की ख्वाहिश की गई है, वो लड़की उस लड़के के निकाह में नहीं आएगी। तो लिहाजा कबूल है, हाँ मैं राज़ी हूँ, आई एम एग्री, आई एक्सेप्टेड, व्हाट्सएवर जो भी अल्फाज हैं, ये खालिस्तन औरत ही बोलेगी जिससे उसका निकाह हो रहा है। उसकी बिहाफ के ऊपर कोई भी दूसरा शख्स नहीं बोल सकता। अब इशू ये पैदा होता है कि जी एक मौलवी गैर महरम है, तो वो कैसे औरत के पास जाए। तो मौलवी से वो रजिस्टर्ड फार्म जो है कोई महरम लेकर भी औरत के पास जा सकता है, गवाहान की मौजूदगी में। अब गवाहान औरत को ना देखे चूँकि गैर महरम है, तो वहाँ पर पर्दा हायल करवाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत से इशूज़ हैं इन एक्सक्यूज़ से बचने के लिए। तो लिहाजा हाँ कबूल है, एक्सेप्टेड, आई एम एग्री, ये तमाम जो अल्फाज हैं ये औरत के ही होने चाहिए जिससे निकाह हो रहा है। वली की परमिशन होना अच्छी बात है, लेकिन निकाह की इसेंशियल कंडीशन नहीं है। निकाह की इसेंशियल कंडीशन प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है। प्रपोजल देना और उसके लिए हामी भरना, हाँ करना। वली जो है ये एक एलिमेंट तो हो सकता है, लेकिन इसेंशियल फैक्ट नहीं है निकाह के लिए। वली ज़रूरी है, लेकिन वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता, ये भी गलत है। और सिर्फ वली की वजह से निकाह होगा या वली के साथ निकाह होगा, ये भी गलत है। तो लिहाजा ऐसी कोई भी रेगुलर मैरिज जो है वो भी सेपरेशन ऑफ मैरिज का बायस बन सकती है। काइंड्स ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स की कितनी इकसाम हैं। सबसे पहले तलाक एहसन। तलाक एहसन इज सच डिवोर्स या तलाक एहसन इज सच तलाक where a husband pronounces talaq to his wife in a single sentence and wait for the completion of period of iddat. This type of talaq can be cancelled during the period of iddat. After iddat it cannot be cancelled. अगर मर्द अपनी बीवी को एक तलाक देता है और उसके बाद दूसरी तलाक नहीं देता और 3 माह का टाइम पूरा हो जाता है, टाइम पूरा होने के बाद 3 माह इद्दत गुजारने के बाद 3 माह की लिमिटेशन पीरियड गुजारने के बाद ये तलाक जो है मौसर हो जाएगी। अगर तलाक एक दी जाए
और हस्बैंड अपनी बीवी से रजू कर ले, रिकॉन्सिलेशन कर ले, रिकनेक्शन बना ले उसके साथ, तो फिर ये तलाक ख़त्म हो जाएगी, जो कि तलाक रजीबी कहलाती है। यानी कि रजू कर लेना, बीवी के साथ दोबारा से फिर अटैच हो जाना, बीवी को माफ़ कर देना। सदका इसका कुछ है, कुछ कंपनसेशन है, समथिंग डिफरेंट। तलाक हसन इज सच तलाक वेयर हस्बैंड प्रोनाउंस तलाक ऑफ टू हिज वाइफ by 3 times consecutively after a break of 30 days between such talaq. This type of talaq can be cancelled during the period of iddat, but after iddat it cannot be cancelled. अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को आज तलाक दी, फिर महीने बाद यानी कि 3 तलाक एक महीने के वक्फे से देता है और अगला महीना इद्दत का गुजार दे, तो ये तलाक मौसर होगी। अगर आज एक तलाक दी, दूसरी तलाक दी, फिर हस्बैंड को आया कि नहीं हमें आपस में रिकॉन्सिलेशन कर लेनी चाहिए, जो है रिकॉन्सेंट कर लेनी चाहिए, हमें आपस में दोबारा से फिर इकट्ठे हो जाना चाहिए री मैरिज की तरफ, अगर या हस्बैंड और बीवी के इख्तिलाफात के अंदर कमी आ गई, तो फिर भी अगर शोहर अपनी बीवी से रजू कायम करता है, रिलेशन शरी रिलेशन कायम करता है, तो ये तलाक ख़त्म हो जाएगी। शरी रिलेशन क्या है? हस्बैंड अपनी बीवी के साथ इंटरकोर्स कर लेता है, जिनसी रिलेशन कायम कर लेता है, तो ये तलाक भी गैर मौसर हो जाएगी। अगर 3 माह का पीरियड गुजर गया तो देन ये तलाक वैलिड होगी, मौसर होगी। तलाक बिदित इज सच तलाक वेयर हस्बैंड प्रोनाउंस तलाक टू हिज वाइफ 3 इन द सिंगल सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में 3 बार तलाक दे दी, तलाक है तलाक है तलाक है, ये अल्फाज अदा कर दिए। दिस टाइप ऑफ तलाक कैन नॉट बी कैंसल वंस इट हैज़ बीन स्टार्टेड एट 3 इन दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू री मैरिज द हस्बैंड एंड वाइफ विल हैव टू निकाह हलाला। निकाह हला अगर एक ही वक्त में तीनों तलाक दे दी, तलाक है तलाक है तलाक है, तो फिर री मैरिज नहीं हो सकती। फिर दोबारा से शादी करने के लिए उसी औरत से निकाह हलाला यानी कि हलाला करना पड़ेगा। हलाला क्या होता है? एक औरत को जो जिसको डिवोर्स दिया है अपनी बीवी को, जिसको तलाक दे दी, तलाक मौसर होगी, उसका निकाह किसी और से करवाया जाए। अब इसके वहाँ पर बहुत से प्रिंसिपल्स हैं, इसके कुछ रूल्स हैं जो कि डिस्प्यूटेड भी हैं, जो एडमिटेड भी हैं। उनमें से एक ये है कि औरत जब किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह करेगी तो उसके साथ इंटरकोर्स करना, जिनसी तल्लुकात कायम करना ज़रूरी हैं, फिर ही तलाक हो सकती है। अब नेक्स्ट स्टेप है तलाक का दूसरे शोहर से। तो यहाँ पर भी डिफरेंट जो ओपिनियंस हैं, एक ओपिनियन ये है कि लड़की खुद से भी तलाक दे सकती है, दूसरी ओपिनियन ये है कि ज़बरदस्ती तलाक नहीं दिलवाई जा सकती जब तक कि वो शोहर ना उसको छोड़ दे। तीसरी ओपिनियन ये है कि शोहर को पैसे देकर या कुछ भी किसी भी तरीके से ग्रीडी लालच देकर तलाक दिलवाई जा सकती है। बट जो वैलिड है वो ये कि अपनी मर्ज़ी से वो शोहर तलाक दे या ये औरत उससे खुला ले ले, जो एक टर्म है, एक कंडीशन है औरत के पास, जो एक बेस है, जो औरत के पास जो एक राइट है उसके तहत। एनीवे, खुला इज काइंड ऑफ डिवोर्स वेयर अ वुमन कैन डिवोर्स हर हस्बैंड, जहाँ पर औरत अपने शोहर को डिवोर्स देती है आफ्टर रिटर्निंग द डॉवर, महर वापस करने के बाद, दैट शी हैड रिसीव फ्रॉम हर हस्बैंड। In this case, the husband takes the payment back and lets his wife go. ऐसी सूरत में हस्बैंड जो है वो अपनी जो पेमेंट दी है, महर दिया, वो वापस लेकर औरत को जाने देगा, उसको तलाक की इजाज़त देगा। मुबारत इज सच डिवोर्स वेयर हस्बैंड एंड वाइफ डिसॉल्व द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, दे आर म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड वांट सेपरेशन फ्रॉम वन अनदर, इट इज़ कॉल्ड मुबारत एक ऐसी डिवोर्स जहाँ पर शोहर और बीवी दोनों ही चाहते हैं कि हम साथ नहीं रहना चाहते या मज़ीद साथ नहीं रहेंगे। इसके बाद भी हलाले की सूरत या किसी भी सूरत में जो निकाह है, री मैरिज है, नहीं हो सकती। जब हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक दूसरे से अलहदा होना चाहें तो अपनी कंसेंट से एक एग्रीमेंट लिख कर एक दूसरे को डिवोर्स दे सकते हैं, दोनों की सेपरेशन हो सकती है, डेट इज़ कॉल्ड मुबारत। डिवोर्स इन एब्सेंस, this such kind of divorce which can be pronounced by the husband even in the absence of wife, but it is necessary that husband must pronounce the name of his wife, such is valid divorce, it is called divorce in absence से divorce in absence से मुराद ये है कि अगर बीवी मौजूद नहीं है और हस्बैंड उसको तलाक दे दे, लेकिन मैं तलाक देता हूँ, फिर अब्सेंस की सूरत में बीवी का नाम लेना पड़ेगा कि मेरी बीवी सो एंड सो, मैं उसको अपनी ज़ौजियत से खारिज करता हूँ, उसको तलाक देता हूँ, तो फिर उसको अपनी बीवी का नाम लेकर ये अल्फाज अदा करने होंगे। इला is such divorce where a woman can file the case in court in order to get divorce from her husband where he is of unsound minded or has become impotent or have sexual intercourse from 4 months or he swear of God that he will not have sexual intercourse with his wife. इला कहते हैं इस तरह की डिवोर्स को, इस तरह की किस्म को जहाँ पर औरत कोर्ट में केस फाइल करती है कि मेरा शोहर या तो अनसाउंड माइंडेड यानी कि पागल हो गया, दिवालिया हो गया, या इम्पोर्टेंट हो गया,
या इम्पोर्टेंट हो गया, मतलब कि उसके अंदर सेक्सुअल कैपेसिटी नहीं रही, इंटरकोर्स करने की अहलियत नहीं रही, उस सख्त ताकत नहीं रही, या मर्द ने पिछले 4 माह से उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन ही कायम नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ी किस्म है कि अगर मर्द औरत से 4 माह तक सेक्सुअल रिलेशन कायम नहीं करता तो ये भी अपने आप के अंदर एक डिवोर्स ही कंसिडर होगी। सेकेंडली, उससे 4 माह से अपना रिलेशन कायम नहीं किया एंड मर्द ये कसम खा चुका है खुदा की या किसी भी चीज़ की कसम खा ली उसने कि मैं अपनी बीवी से सेक्सुअल रिलेशन कायम ही नहीं करूंगा, तो इस सूरत में जो औरत कोर्ट के अंदर केस फाइल करेगी वो खुला नहीं होगा, वो इला कहलाएगा। इला इज़ अनदर काइंड ऑफ डिवोर्स। जिहार, इफ़ द हस्बैंड कंपेयर हिज वाइफ विथ हिज मदर और एनी फीमेल हु इज़ हिज ब्लड रिलेटिव्स, इन दिस केस द वाइफ हैज़ अ राइट टू रेफर to have sexual intercourse with him until he does not seek forgiveness. The wife has the right to take judicial divorce in which non zihar. Zihar कहते हैं कि अगर मर्द अपनी बीवी को अपने किसी ब्लड रिलेशन के साथ, अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, खाला फूफो के साथ, जिसके साथ निकाह नहीं हो सकता उसके साथ कंपेयर करते तो इसमें भी डिवोर्स का ख़तरा है, बट इसके अंदर फॉरगिवनेस है और हर्जाना मुआवजा है। हाँ, अगर औरत चाहे तो इसके अंदर जिहार फाइल करके डिवोर्स ले सकती है, सेपरेशन कर सकती है। Who can pronounce divorce? कौन प्रोनाउंस कर सकता है तलाक को? A person of unsound minded, a person of sound minded, जो sound minded होगा, जो समझ बूझ रखता है वो। अगर एक शख्स अनसाउंड माइंडेड है या किसी नशे में है या इंटॉक्सिएशन उसके पास है, इंटॉक्सिएशन के अंदर है, किसी मेडिसिन के नशे में, किसी दवाई या कोई शराब पी रखी है, तो इस दौरान दी गई तलाक जो है वो वैलिड नहीं होगी। अ पर्सन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, जो मेजोरिटी की एज को अटेंड करेगा वो दे सकता है। हु कैन प्रोनाउंस के अंदर कुछ इख्तलाफात भी हैं। कुछ मुकातबे फ़िक्र के नज़दीक सोकर जब आप उठते हो तो आप जो तलाक देते हो वो तलाक कंसीडर्ड नहीं होगी, बट कुछ मुकातबे फ़िक्र की नज़र में आप चाहे सोकर उठो, आप जाग के रहे हो, आप सोने लगे हो, कुछ भी हो, किसी भी सूरत में आपने तलाक दी वो तलाक कंसीडर्ड हो जाएगी। सेम इसी तरह से कुछ मुकातबे फ़िक्र में गुस्से की हालत में दी गई तलाक तलाक नहीं कहलाती, और कुछ मुकातबे फ़िक्र की नज़र में गुस्से की हालत में दी गई तलाक तलाक ही होगी। जो कहते हैं कि नहीं होती, उनका जो नज़रिया है वो ये है कि गुस्से के अंदर इंसान अपने होशो हवास में नहीं होता, चूँकि तलाक देने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने होशो हवास में हो, तो लिहाजा तलाक नहीं होती। और जो कहते हो जाती है उनकी नज़र में ये है कि इंसान समय आता ही तब है जब किसी बात पर हाइपर हो जाए, कोई बात उसको बुरी लगे, कोई बात उसके लिए नागुज़ीर हो, बर्दाश्त ना की जाए, काबिल बर्दाश्त ना हो, तभी वो गुस्से में आता है। तो लिहाजा जब वो गुस्से में आता है तो उस एक्ट की वजह से आता है, तो लिहाजा वो जो तलाक भी दे रहा है उसी एक्ट की वजह से दे रहा है, तो जो तलाक होगी वो कंसीडर्ड होगी, वो वैलिड होगी, वो एडमिटेड होगी। हु कैन नॉट प्रोनाउंस डिवोर्स, कौन प्रोनाउंस नहीं कर सकता? माइनर अनसाउंड माइंडेड, जो माइनर होगा या अनसाउंड माइंडेड होगा। डिवोर्स अंडर कंपल्शन, under Sunni law, according to Sunni law, divorce valid, it has been pronounced under compulsion. Under Shia law, divorce is not valid, it has been pronounced under compulsion or intoxication. Sunni law के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन ज़्यादा नहीं कि तलाक, वो कहते हैं जिस भी सूरत में तलाक देगी वो हो जाएगी। शिया लॉ कहता है कि इंटॉक्सिएशन में, नशे की हालत में, अनसाउंड माइंडेड, मदहोशी की हालत में, हाइपर आप हो जाते हो, गुस्से के अंदर तलाक जो है वो कंसिडर्ड नहीं होगी। बहरहाल ये मुकातबे फ़िक्र के अपने व्यूज़ हैं। अब आते हैं इद्दत के ऊपर। जिस औरत का शोहर मर गया है उसकी इद्दत 4 माह 10 दिन होगी। इस 4 माह 10 दिन यही इसका सोग है, इसके अंदर ज़ेब तन नहीं करेगी, उसके बाद वो दूसरा निकाह कर सकती है, इस इद्दत में निकाह नहीं कर सकती। हाँ, तलाक की सूरत में औरत 3 माह इद्दत गुजारेगी और ये 3 माह अपने घर में गुजारेगी। अब ये भी एक गलतुल आम है कि औरत को अपने घर में पेरेंट्स ले जाते हैं, उसको उसी घर में ही इद्दत गुजारनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है औरत उसके साथ रिकॉन्सिलेशन कर ले, रिकॉन्सल हो जाए, दोबारा से इंटरकोर्स कर ले और वो तलाक ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर वो उस घर में रहे अपने शोहर के घर में इद्दत पूरी करेगी और इद्दत 3 माह होगी। अगर औरत और एक और चीज़ गलत आम है कि जी हामला औरत को या जो प्रेग्नेंट है उसको तलाक नहीं हो सकती उसको भी तलाक दी जा सकती है, बट उसकी तलाक जो वैलिड होगी वो बच्चे की पैदाइश के बाद। अगर आज तलाक दी है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाद ही तलाक वैलिड हो जाएगी। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चा माँ के पेट से बाहर नहीं आता, तब तक तलाक वैलिड नहीं होगी, बट हामला प्रेग्नेंट औरत को तलाक हो सकती है। अब इद्दत के अंदर निकाह हो सकता है या नहीं, इद्दत के अंदर निकाह ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये शरई मसला है, बट इद्दत के अंदर जो निकाह की परमिशन नहीं दी जा सकती इद्दत गुजारने के बाद। कुछ मुकातबे फ़िक्र के नज़दीक इद्दत के अंदर निकाह तो हो सकता है, लेकिन औरत अपना घर नहीं छोड़ेगी, अपनी जगह नहीं छोड़ेगी, तो वो वहीं रहेगी अपने पेरेंट्स के हाँ ही निकाह। बट निकाह की जो वो आपस में इंटरकोर्स करेंगे अपना इद्दत का टाइम गुजारने के बाद। लेकिन कुछ मुकातबे फ़िक्र की नज़र में इद्दत के अंदर निकाह किसी भी सूरत नहीं हो सकता, इद्दत के बाद ही निकाह किया जाएगा।
नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मजीद ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।